Hello everyone. Welcome back to SBL English classes with Manoj sir. Today we are going to learn 20 of the most important one word substitutions that can help you improve your English and score better in competitive exams. So, without wasting any time, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर अपना वीडियो बना रहे हैं। क्लास 12th में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है और जितना आसान ये लगता है, मेरे ख्याल से इतना आसान है नहीं। इस वाली वोकेबलरी को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज मैंने आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं जो इस वर्ष परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा पढ़ने का तरीका तो इस तरीके का होता है, पर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो उसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तो केवल आपको याद करने के लिए केवल वो एक लाइन होगी और उसका अपना एक शब्द होगा उस लाइन के लिए। परंतु जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं पेपर में हमारे किस तरीके से आता है। तो बच्चों, आप देखें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप एक सही विकल्प को चुनिए। तो मैंने पिछले वाले में तो 2022 वाला कराया था, एक दो एग्जाम्पल। आज मैं 3 वाले लेते हैं, 2023 वाला लेकर के देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए बच्चों, ये है 2023 का मॉडल। ये मॉडल नहीं कहिए बल्कि ये कहिए कि ये पिछले हमारे 2023 में जो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर आप समझ जाना और अच्छे से फिर जो मैं आज वीडियो में बता रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एकदम से याद नहीं होते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे याद होते हैं। अगर समय से याद कर लोगे तो पेपर के समय थोड़ी परेशानी कम आएगी। तो देखते हैं पहला अपना क्वेश्चन क्या कहता है। डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज, मतलब डिसलाइक का मतलब होता है घृणा करना। डिसलाइक ऑफ किसी चीज की घृणा करना, किसी चीज से घृणा करना। और अवर्जन का मतलब भी घृणा करना। अवर्जन टू मैरिज यानी कि पूरे का मतलब हो गया इसका कि विवाह से घृणा करना, शादी से घृणा करना। इज है क्या चीज है। अब जो वर्ड हम चुनेंगे वो वर्ड भी बिल्कुल यही अर्थ देगा। तो अब हम इन चारों ऑप्शन को अच्छे से इसकी हिंदी को समझ लें, फिर हमारा उत्तर साफ निकल के आ जाएगा। क्या है पहला, मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है एक विवाह प्रथा। मिसोगेमी, मिसोगेमी का मतलब होता है विवाह से घृणा। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह प्रथा। और विगेमी, विगेमी का मतलब होता है दो विवाह करना। तो अब यहां पर हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हैं। तो क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिजेज यानी कि विवाह से घृणा क्या होगा, मिसोगेमी। तो इसका सही आंसर होगा मिसोगेमी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर एक और ले लेता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, क्या कहलाएगा वो। इगोइस्ट, इसका अर्थ होता है अहंकारी। अल्टरिस्ट, अल्टरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक व्यक्ति। और इमिग्रेंट, इसका मतलब होता है प्रवासी, जो अपने देश से दूसरे देश में चला जाए, वहां जाके बच जाए, प्रवासी कहलाता है। तो अब आप खुद देखिएगा
अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता तो वो नास्तिक ही कहलाएगा। और इसका सही जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, एथीस्ट। अब आपकी बात समझ में आ गई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पेपर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब आप इनको याद कर लीजिएगा और जब आपको याद होंगे तो वहां टिक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एक सेंटेंस को और एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इससे हमें बातों को समझने में आसानी रहेगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। बस एक बात जो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। और जैसा मुझे पता लगता है वीडियो देखने के बाद तो आप समझ नहीं सकते कि वीडियो इतना सफल रहता है, इतना सक्सेसफुल रहता है, लेकिन उसमें लाइक्स की कमी रहती है। तो बच्चों, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो चूँकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो आप इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या कहता है? अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, मतलब एक व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलिटरेट। अब देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ मैंने वो सारी डेट मेंशन कर दी है जिन जिन में ये आया हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। तो अब आपका पहला वाला जो है वो क्लियर हो गया। एक व्यक्ति जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है उसे हम इलिटरेट कहते हैं, यानी उसका हिंदी अर्थ होता है अनपढ़। और हाँ, ये मैंने इसका बिल्कुल हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है ताकि किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, पढ़ने की दिक्कत से और समझ में ना आने की दिक्कत की वजह से बच्चों को याद नहीं होता। जब वो अच्छे से समझे हुए होंगे बेटे, तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम अपना दूसरा सेंटेंस। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति की खुद की लिखी हुई जीवन की कहानी क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी। इसे थोड़ा सा, अब हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑटोबायोग्राफी। इसे हिंदी में कहते हैं हम आत्मकथा। यहाँ आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है आत्मकथा। अब लेते हैं तीसरा सेंटेंस। द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वो शब्द जो अब प्रयोग में नहीं आता क्या कहलाता है? ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है अप्रचलित। अब वो चलन से बाहर हो गया है, अब वो चलता नहीं है। ठीक है, चौथा वर्ड लेते हैं। वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कि मानवता, कोई जो मानवता से प्रेम करता है, तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिलेंथ्रेपिस्ट। फिलेंथ्रेपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। चलिए अब ले लेते हैं हम अपना पांचवा सेंटेंस। ये कहलाता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अर्थात कानून के विरुद्ध। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ, कानून के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी कहलाएगा हिंदी में, तो अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इल्लीगल। ठीक है बच्चों, अच्छा वो आपको नहीं दिख पाया होगा, अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये क्लियर दिखने लगेगा। चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। कंट्रेरी टू लॉ, अर्थात कानून के विपरीत, कानून के खिलाफ। अब उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इल्लीगल और हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी। ठीक है बच्चों, समझ आता है आपकी? अब लेते हैं हम अपना छठा सेंटेंस। अ पॉलिटिकल लीडर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अर्थात एक राजनीतिक नेता जिसके पास पूर्ण अधिकार हो, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। हिंदी में कहलाता है
प्रजातंत्र। ठीक है बच्चों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम अपना 7वां सेंटेंस। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ये पेपर में भी बहुत आता है, खूब आता है। तो आप समझे, अ लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब होता है किताबों की सूची, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैटलॉग। ठीक, हिंदी में कहलाता है वो सूची पत्र। देखो कितने आसान है, अगर आप समय रहते याद कर लोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अब लेते हैं हम अपना 8वां सेंटेंस। अ मैजिक लिक्विड दैट इज बिलीव्ड टू क्योर इलनेसेस और टू मेक पीपल लिव फॉरएवर। अब मतलब समझिए, अ मैजिक लिक्विड एक जादुई तरल, तरल लिक्विड पतले पदार्थों को कहते हैं, दैट इज बिलीव्ड जो विश्वास किया जाता है, टू क्योर ठीक करने के लिए, इलनेसेस बीमारियों को, और या फिर टू मेक पीपल लिव फॉरएवर, या फिर वो लोगों को हमेशा के लिए जीवित रखता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहलाता है आपका एलिक्सर। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर में बहुत आता है। चलिए अगला लेते हैं हम अपना 9वां सेंटेंस। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता या जो पढ़ा ना जा सके, ऐसे को हम अंग्रेजी में कहते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का लेख ऐसा होता है, वो अपना लेख खुद ही नहीं पढ़ पाते, तो हम उसे कहते हैं इलिजिबल। ठीक, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम अपना 10वां सेंटेंस। यूनिवर्सल रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज एंड इल्स, यानी कि सभी बीमारियों और तकलीफों के लिए एक सार्वभौमिक उपाय, तो उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेंसिया। पेंसिया अर्थात रामबाण। अब रामबाण क्यों इसका नाम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है राम का जो बाण था वो कभी निशाना नहीं चूकता था। तो ऐसे ही वो जो दवाई है जिस मर्ज के लिए दी गई है वो रामबाण है, वो लगेगी ही लगेगी जा करके। तो हम हिंदी में रामबाण या फिर अंग्रेजी में उसे पेंसिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं हम अगला सेंटेंस। क्या कहता है हमारा अगला सेंटेंस 11वां। वन हु गोज ऑन फुट, कोई जो पैदल चाहता हो, पैदल चलता हो, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, या फिर यहाँ मात्रा लगने से रह गई थी, पैदल चलने वाला, या फिर उसे हम कहेंगे पैदल यात्री। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब लेते हैं हम अपना 12वां सेंटेंस। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। अब वो कहते हैं कि नींद में चलने की आदत। अब नींद में चलने की आदत तो बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है सोमनाम्बुलिज्म, या फिर हम इसे सोमनैम्बुलिज्म भी पढ़ते हैं। तो सोते समय चलने की आदत को आप याद रखिएगा, सोमनाम्बुलिज्म इस तरीके से पढ़ा जाएगा। लेते हैं अब अपना 13वां सेंटेंस। अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, एक व्यक्ति जो पढ़ने का बहुत शौकीन हो, पढ़ना बहुत पसंद करता हो, हम उसे कहते हैं बुक वर्म, अर्थात किताबी कीड़ा। होते हैं ऐसे बहुत से लोग। चलिए अब लेते हैं हम अपना 14 यानी 14वां सेंटेंस। ठीक, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। दैट विच कांट बी बिलीव्ड, वो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अर्थात इनक्रेडिबल। अर्थात इनक्रेडिबल का मतलब क्या होगा, अविश्वसनीय या आश्चर्यजनक। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं आंखों पर विश्वास नहीं होता उन्हें देख करके, या तो वो इतनी खूबसूरत हो सकती हैं या वो इतनी डरावनी हो सकती है कि विश्वास ही नहीं हो रहा। हम ऐसी चीजों के लिए प्रयोग करते हैं ये वाला शब्द, इनक्रेडिबल। ठीक है, ये भारत के लिए भी आता है ऐसा ये शब्द। भारत भी अविश्वसनीय देश है, इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, विश्वास नहीं होता आदमी को एक साथ रहते होंगे हम। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 15वां सेंटेंस।
ठीक है, ये रहा 15वां सेंटेंस। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, वो जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है पारदर्शी। चलिए, ऐसे कपड़े होते हैं जिनके शरीर भी आर पार दिख जाता, शरीर दिख पहनने के बाद शरीर दिखता है, या शीशे होते हैं गाड़ियों के जिनके आर पार दिखता है, वो सब अपारदर्शी कहलाते हैं। नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें हम आर पार देख सकें, और अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार न देख सकें। तो बच्चों, ये वाला शब्द जो है वो ओपेक, अपारदर्शी कहलाता है। चलिए 16वां सेंटेंस देखते हैं। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, तो हम उसे कहते हैं थीस्ट, यानी कि आस्तिक। ये इंग्लिश का वर्ड हुआ, ये हमारा हिंदी का वर्ड हुआ। बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं वीडियो में अगर ना भी बोलूं और आप इसे ऐसे भी देख लेंगे, तो मैंने इसे इतना इजी बनाया है बच्चों कि आप देख करके ही समझ जाएंगे। तो अगला सेंटेंस लेते हैं 17वां। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये तो हो गया हमारा, नहीं ये अलग है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कोई जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है या विश्वास नहीं करता है, हम उसे कहते हैं एथीस्ट, नास्तिक। ठीक, अब एक बार दोनों को दोहरा लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं बात को। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो थीस्ट कहलाता है, आस्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे कहते हैं हम एथीस्ट, अर्थात नास्तिक। चलिए 18वां सेंटेंस लेते हैं। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो, तो उसे कहते हैं मरणोपरांत। मरणोपरांत जन्मा हुआ ऐसा बच्चा मरणोपरांत कहलाता है, यानी कि मरने के बाद कोई कार्य होना, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉस्चुमस। याद रखिएगा ध्यान से, पॉस्चुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। अब लेते हैं हम अपना 19वां सेंटेंस। जरूरत पड़ने आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पे लिख लेना, एग्जाम तक आपके काम करेंगे। अच्छे से याद करना, बहुत ही मन लगा करके। मेरा मानना है इन्हें याद करके रखना आसान नहीं होता, भूल चूक बहुत होती है इनमें, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत कठिन होता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और ये तो श्योर मान के चलो आप पेपर में आएगा ही आएगा, इनमें से ही आ जाएगा। अब लेते हैं हम अपना 19वां सेंटेंस। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म, एक दवाई जो जीवाणुओं को मारती है। अब इसमें दो बातें आती हैं, दो तरीके की बात ये आती है कि एक तो खेत में फसल में जीवाणु लग जाते हैं, ठीक है, सॉरी कीटाणु लग जाते हैं, तो एक दवाई जो कीटाणुओं को मारती है, कहाँ पर? खेत में, तो हम उसे पेस्टिसाइड कहते हैं, कीटनाशक। अब कभी कभी ऐसा होता है हमारे शरीर में भी फोड़े फुंसी आते हैं, घाव होते हैं, और वहां पे भी जर्म्स पैदा हो जाते हैं। अगर अगर संदर्भ ये है कि हमारे शरीर के घावों की बात कर रहा है, तो वहां पेस्टिसाइड ना होकर के फिर एंटीसेप्टिक होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये शरीर में होने वाले घावों पे जो जर्म हो जाते हैं, उनमें हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, और खेतीबाड़ी में जो आप कीटनाशक लगाते हैं, हम उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। अब 20वां और आखिरी सेंटेंस हमारा ये है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोताओं की सभा। असेंबली आप जानते होंगे, सभा, लिसनर्स सुनने वाले, हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑडियंस, यानी कि श्रोता या फिर श्रोतागण। बच्चों, आपने 20 के 20 मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बार इसे और डाल लीजिए नजर आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाए या लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, एक ये हुआ आपका, और ये 1 से लेकर के 4 तक इसमें आ जाएगा, और उसके बाद 5 से लेकर के 7 तक इसमें आ जाएगा। अब इसे पन्ने को पलटो, नहीं अब इधर की तरफ भी है, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। उसके बाद 10 से लेकर के और 13 तक, लगभग 12 इसमें हो जाएंगे।
और उसके बाद फिर 13वां और 14वां सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा इधर की तरफ से। ठीक, अब लेते हैं इधर के 2-3 और बचे हैं। ये हमारा 15, 16 और 17 बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो इधर से ये 18, 19, 20 तक बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। अगले वीडियो में आशा है मैं आपको अब कैसे इडियम्स या फ्रेज पर बना करके दूंगा वीडियो। अगर किसी वजह से इस पे नहीं दी तो फिर मैं होमोफोन्स पे आपकी वीडियो बना करके दूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि अपना चैनल जो है वो एक विश्वसनीय चैनल बनता जा रहा है। यहाँ से आपको हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम के लिए फुल सपोर्ट मिलेगी। मैं जो भी वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ वो सब आपके बहुत काम की है। आप अभी से मेहनत करने पे लग जाएं और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।